श्यामनगर के एक पुराने शांत घर में आद्या, जो अब विधवा है, आरफ की यादों में खोई हुई थी। कमरे में हल्की उदासी छाई थी। मैं तेनू फेर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं। शायद तेरे ता ख्याओ दी चिंगारी बनके तेरे कैनवस ते उतरांगी, जा खोरी तेरे कैनवस ते उठे एक रहस्यमयी लकीर बनके खामोश ते नो तकदीर वांगी। आपको पसंद है ना ये कविता? खैर, होगी क्यों नहीं, आपके साहिर की माशूका ने जो लिखी है। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। आद्या धीरे से आंखें ऊपर करके देखती है। फिर से दरवाजा खटखटाया जाता है। दरवाजा खुलने पर सामने एक जवान लड़का खड़ा है। बारिश के कारण उसके कंधे, बाल और चेहरा हल्के हल्के भीगे हैं। आद्या आद्या कुछ देर तक उसे पहचान की कोशिश करती है। जी, मैं निशांत। आद्या उसे कल्पना भरी नजरों से देखती रहती है। माफ कीजिएगा, मैं पहचान नहीं पा रही। मैं आरफ का दोस्त हूँ। आरफ के दोस्त? जी, हम दोनों मुंबई में साथ काम किया करते थे। उसने कभी बताया नहीं मेरे बारे में? नहीं, कभी ऐसा कोई जिक्र तो नहीं किया आपके बारे में। तो आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती? जी नहीं। लेकिन मुझे तो सब पता है आपके बारे में। आरव, वो बहुत बातें किया करता था आपके बारे में। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। लेकिन रास्ते में आते आते मेरी गाड़ी खराब हो गई और थोड़ी बारिश भी हो रही थी। आप रुकिए, मैं तौलिया लेकर आती हूँ। शुक्रिया। आप अकेले ही आए हैं? जी, कुछ काम से आया था यहीं पास में। आपकी गाड़ी कहाँ है? यहीं पास में है। धक्के मारकर कस्बे में तो ले आया, लेकिन बारिश तेज हो गई अचानक, तो इसलिए वहीं छोड़ के आना पड़ा। यहाँ आसपास कोई होटल वगैरह है एक रात रुकने के लिए? यहाँ कस्बे में तो कोई नहीं है। अच्छा, चलिए कोई नहीं, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। आप अंदर आ सकते हैं। नहीं, कोई नहीं, बेफिजूल में आपको तकलीफ होगी। इतनी रात को कहाँ जाएंगे? आप यहाँ रुक सकते हैं। आप आरफ के दोस्त हैं और पहली बार घर आए हैं, और अगर ऐसे परेशान होकर लौट गए तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। निशांत चुपचाप आद्या की ओर देखता रहता है। आद्या उसे अंदर आने का संकेत करती है। निशांत अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है। अगर भूख लगी हो तो खाने के लिए कुछ लाऊं आपके लिए? जी नहीं, बस शुक्रिया। मैंने रास्ते में ही खाना खा लिया था। पर आपके साथ सिर्फ आपके मम्मी पापा ही खड़े हैं। आपकी एक जुड़वा बहन भी तो है ना शायद? जी हाँ प्राची, असल में वो उस वक्त बाहर गई थी पढ़ने, तो इसलिए नहीं आ पाई। मुझे आरव ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। मेरे भाई जैसे थे आरव। कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे ही बताते थे। आपका जन्मदिन, आपकी सालगिरह पर आपको क्या देने वाले हैं, सब कुछ। आपकी आदतें, आप दोनों की नोक-झोंक, सब कुछ। निशांत की बातों ने मानो आद्या की आंखों को एक उदासी दे दी हो। माफ कीजिएगा, मैं बोलता ही चला गया। कोई बात नहीं। कुछ देर बाद आद्या निशांत की ओर देखती है। जी, लेफ्ट वाले गद्दे पर लेटना, राइट साइड उनकी है, उनको दूसरी तरफ नींद नहीं आएगी। निशांत पथराई आंखों से आद्या की ओर देखता रहता है। उसका मन बेचैन हो उठता है। आद्या अंदर चली जाती है। अगली सुबह आद्या मंगलसूत्र पहने और मांग में सिंदूर भरे बाहर आती है। निशांत चुपचाप उसे देखता रहा। अरे, आप उठ गए? आप मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। जी नहीं, धन्यवाद। मैं पहले एक बार मैकेनिक को ले आता हूँ,
गाड़ी ठीक करने के लिए। कोई नहीं, आप पहले कुछ खा लीजिए, फिर चले जाइएगा। ठीक है। आप आरव के डिपार्टमेंट में ही काम करते थे? जी, मैं भी आईटी डिपार्टमेंट में ही था। अच्छा, तो आरव आपको सब बताते थे? हाँ, असल में मेरे दोस्त क्या, मेरे भाई ही थे। कभी भी मुझे जरूरत पड़ती तो हमेशा उनकी तरफ ही भागता था। ऑफिस में सबके पसंदीदा थे। आपने आज कृष्ण वंदना नहीं की? क्या? कृष्ण वंदना। आरव भाई बताते थे कि आप रोज सुबह 5 बजे उठकर कृष्ण वंदना करती थीं, जो कि उन्हें बहुत पसंद थी। आद्या कुछ हिचकिचा सी जाती है। नहीं, वो अब मन नहीं करता। आपको और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं अंदर जा रही हूँ। वो कमरे की थोड़ी सफाई करनी है। ठीक है, मैं एक बार फिर वो मैकेनिक को ले आता हूँ। ये कहकर आद्या चली जाती है। निशांत के मन में एक बेचैनी फैल गई थी। निशांत गाड़ी ठीक कराने के लिए मैकेनिक को कस्बे के बाहर ले आता है। देखिए जी, फ्यूल पंप की दिक्कत है। पूरा फ्यूल टैंक बाहर निकालना पड़ेगा, दुकान पर लेके जाना पड़ेगा इसे। 2 दिन तो कम से कम लगेंगे इसे ठीक होने में। 2 दिन? अरे यार, 2 दिन तक कैसे काम चलेगा? निशांत वापस घर आता है। आद्या रॉकिंग चेयर पर बैठकर किताब पढ़ रही होती है। ये देखकर निशांत एकदम से कुछ विचलित हो जाता है। आप किताब पढ़ रही हैं? जी, पर आप इस बात से अचंभित क्यों हैं? मैं तो हमेशा से किताब पढ़ना पसंद करती हूँ। निशांत के मन में असमंजस और बेचैनी अब धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी। गाड़ी ठीक हो गई? नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी 2 दिन लगेंगे। पर मैंने यही पास में एक होटल देखा था, तो मैं फिलहाल 2 दिनों के लिए वहीं रह लूंगा। अरे नहीं नहीं, आप यहीं रुक जाइए 2 दिनों के लिए। जब इतने अच्छे दोस्त का घर है तो बाहर क्यों रहना? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसे एक बात पूछ सकता हूँ? ये किताबें पढ़ने का शौक आपको कब से था? हमेशा से ही, और हमेशा से ही कविताओं की किताबों का। हाँ, कविताओं में सुकून मिलता है। क्यों? कविताएं जिंदगी की तरह बिखरी हुई नहीं होती। कविताएं जिंदगी की तरह बिखरी हुई नहीं होती। जिंदगी में अगर दुख है तो दुख है, पीड़ा है तो पीड़ा है। पर कविताओं के हर प्रतीक में, कविताओं की हर परत में, कविताओं की हर तुकबंदी में एक सुकून है, एक सुंदरता है। कविता का प्रसंग भले ही कितना गमगीन हो, कितना शोकमय हो, पर जब उस शोक पर तुकांत की और प्रतीकवाद की परतें चढ़ती हैं, तो वो गम को खूबसूरती में बदल देती हैं। गलत का मंजर भी दर्शनीय कर देती हैं। किसी के घिनौने कर्मों में भी सुंदरता भर देती हैं। पर यह तो किसी को भ्रमित करना हुआ, किसी के सही गलत के आकलन पर पर्दा डाल देना हुआ। सही गलत क्या है निशांत? सिर्फ इंसान के मन में पाले हुए वहम। किसी का सही किसी के लिए गलत हो सकता है, और गलत, हर गलत के अपनी वजह है। हर गलत में करने वाले की खुशी छिपी है, जो कि उसे उसकी नजरों में सही बनाती है, और वही खुशी उसे औरों की नजरों में गलत बनाती है। मन का खिलौना है सही और गलत। निशांत के मन में अब एक तूफान उठ चुका था। क्या हुआ? निशांत अपने अंतर मन से एकदम से होश में आता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप तो अभी ये मंगलसूत्र पहनती हैं। क्यों नहीं पहनूंगी? उनकी निशानी है। ये पहनती हूँ तो ऐसा लगता है आरव मेरे पास ही है। क्यों? होना तुम मेरे पास। निशांत के शरीर का हर कण ये देखकर एकदम से तिलमिला उठता है। वैसे मैंने सुना था कि यहाँ आरव जी के ताऊ ताई भी रहते हैं। जी, यही पास में रहते हैं। आप मिलकर आना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। उनके माँ बाप के गुजरने के बाद तो दोनों भाइयों के लिए वो माँ बाप के समान ही थे। आरव के छोटे भाई गौरव, वो तो शायद कनाडा में रहते हैं ना? हाँ, चलिए फिर। अभी तो सभी घर पर ही होंगे। आद्या निशांत को उनसे मिलवाने के लिए चल पड़ती है। उनके खानदान में कौन कौन है वैसे? बस उनके ताऊ ताई है और एक बेटी। अच्छा,
वैसे यहाँ उनकी कोई बड़ी फेवरेट जगह भी होती थी जहाँ वो हमेशा आपको लेकर जाना पसंद करते थे? आद्या की आंखों में एकदम से अचानक सा एक रिक्त भाव आ जाता है। क्या हुआ? आप माफ कीजिएगा अगर कुछ गलत पूछ लिया तो। अरे मेरी बच्ची, अरे भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। अरे आओ आओ, अंदर आओ बेटा, अंदर आओ। ताऊ जी, ये आरव के दोस्त हैं, मुझसे मिलने आए थे और आपके बारे में पूछ रहे थे, तो सोचा मिलवा लूं। नमस्ते ताऊ जी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो बेटा? जी एकदम ठीक। निशांत अंदर आता है। अरे बेटा आद्या, आओ आओ। नमस्ते ताई जी, कैसी हो? अरे एकदम ठीक बिटिया, और तुम्हें देखकर और खुश। ये आरव के दोस्त हैं। अरे नमस्ते ताई जी। अरे नमस्ते बेटा, आओ बैठो। इन सारे मिलाप के बीच गरिमा चुपचाप खड़ी सिर्फ आद्या को संदेह की निगाहों से घूर रही होती है, जिसे निशांत देख लेता है। सभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन इस पूरे वार्तालाप में गरिमा चुप रहती है और आद्या की ओर देखती रहती है। जैसे ही आद्या उसकी ओर देखती है तो वो अपनी पलकें तुरंत नीचे झुका लेती है। चलिए ताई जी, अब हम चलते हैं। अरे बैठो ना बेटी, इतने दिनों बाद तू आई है। बस ताई जी, फिर कभी आराम से आऊंगी। अभी शाम भी हो रही है तो खाने की तैयारी करनी है। आद्या आप चलो, मैं थोड़ी देर और बैठ के आता हूँ। और गरिमा से तो बात ही नहीं हुई मेरी बिल्कुल। ठीक है, आ जाना। वैसे तुमने बेटा बहुत ठीक किया कि आ गए। मुझे तो डर लगता है कहीं पागल ना हो जाए। आप चिंता न करो चाची, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो उसका शरीर भी देखने को ना मिला। आखिरी बार ऑफिस में ही हार्ट अटैक आया और वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मेरे बच्चे का हमें तो पता भी ना लग पाया। निशांत पर मानो बिजली गिर जाती है। ऑफिस? हाँ, ऑफिस में ही तो दिल का दौरा आया उसे। तुझे नहीं पता था? निशांत को लगा मानो किसी ने उसके पांव तले जमीन खींच ली हो। ताऊ जी और ताई जी के मंदिर चले जाने के बाद निशांत और गरिमा अकेले रह जाते हैं। गरिमा चुपचाप बैठी है, मानो त्रासद ने उसकी हर नस को जकड़ लिया हो। गरिमा। वो नहीं हिलती। निशांत फिर से पुकारता है। गरिमा, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, जब से आद्या से मिला हूँ, पता नहीं किन किन अजीब भावों से घिरा जा रहा हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मेरे सवालों का जजस्त सिर्फ तुम्हारे पास है। गरिमा, तुम्हारी चुप्पी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है। तुम्हारी आंखें पूरे वक्त संदेह से उसे देखती रहीं और मेरी आंखें आकुलता से तुम्हें। अब गरिमा, मेरा डर भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आरव की जब मौत हुई तो वो ऑफिस में नहीं, घर पर ही था। एक पल में गरिमा के चेहरे की लकीरों का मानो सारा रंग उड़ गया। वो अपनी भयभीत आंखों से निशांत की ओर देखती रहती है। बताओ, देखो, जो कुछ भी है बताओ मुझे। वो नहीं है जो सबको बता रही है। मतलब भैया आपसे भाभी के बारे में क्या कहते थे? उनकी बातें करते थे कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं है, पर गरिमा की आंखें निशांत के अंदर के तूफान को भड़कते देख रही थी। पर जैसा उन्होंने बताया वैसा आपको उनमें कुछ नहीं दिखा, है ना? हाँ नहीं, पर वो खाली बिस्तर से बातें करती है। जिस जगह आरव सोता था वहां पर वो किसी को नहीं बैठने देती। मंगलसूत्र पहनती है, सिंदूर लगाती है। उनका इतना प्यार होने के बाद भी पता नहीं क्यों एक दुविधा मेरे मन को खाने लगती है जब भी मैं उन्हें देखता हूँ। भैया हर हफ्ते घर आते थे और जब भी घर आते तो मेरे लिए चॉकलेट बिल्कुल याद करके ले आते थे। उन्हें देखे 3 हफ्ते हो गए थे, पर जब घर पहुंची तो वहां बिल्कुल अंधेरा था। मैं थोड़ा पास गई तो सिर्फ 2 आवाजें सुनी, एक भाभी की और एक जिसका लहजा तो उनके पति जैसा था, पर आवाज मेरे भैया जैसी नहीं थी। दोनों की धड़कनें बिल्कुल ठंडी थीं, न होठों में कोई कंपन, न आंखों में कोई तूफान। अगर था तो दोनों की अंतरात्मा
एकदम सन्न। मंगलसूत्र, सिंदूर, बातें, इन सभी चीजों ने भी आपको वो दिखाया जो वो दिखाना चाहती है, क्या? प्यार। गरिमा चुपचाप अंदर चली जाती है और निशांत कुछ देर सिर्फ वहीं बैठा रह जाता है। मन में प्रश्नों का ज्वार लिए जब निशांत घर आता है तो आद्या रसोई में खाना बना रही थी। अरे आप आ गए? आप बैठ जाइए, खाना बस बनने वाला है। आद्या, मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ, पर मैंने आपका घर तो अभी तक पूरा देखा ही नहीं। अरे ये तो मैं भूल ही गई। कोई नहीं, आप देख लीजिए। आद्या निशांत को पूरा घर दिखाने लगती है। ये उनका कमरा था जहाँ वो बैठकर किताब पढ़ते थे। सिर्फ किताब पढ़ा करते थे और कुछ नहीं। आद्या निशांत की ओर देखती है। भाई ने एक फोटो फ्रेम बनवाया था, आपकी और उनकी तस्वीर का, जिसमें आप दोनों उनके हिमाचल वाले फार्म हाउस पर बैठे हों। आपकी बहुत पसंदीदा जगह थी ना वो? आप हर महीने वहां जाते थे ना, आरव के साथ, पहाड़ों के बिल्कुल अंदर, सारी भीड़ से दूर। आद्या निशांत की ओर देखती है। आप हैं तो दोस्त, पर आपको फिर भी इतनी बातें पता हैं जो शायद किसी सगे को भी नहीं पता हो। जैसा कि मैंने कहा, वो भाई थे मेरे। वैसे अगर एक ख्वाहिश रखूं तो आप मानेंगी मेरी? बताइए। मेरा बहुत दिनों से पनीर खाने का मन है, तो क्या आप बना सकती हैं? जी बिल्कुल बना सकती हूँ। आप खा लेती हैं वैसे पनीर? हाँ। तभी आद्या का फोन बजता है। जी, क्या मेरी बात आद्या सिंह से हो रही है? मैं अनुज बात कर रहा हूँ, रेफटेक कंपनी से। आपके पति मिस्टर आरव सिंह हमारी कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट में काम करते थे। आरव जी की जो पेंडिंग सैलरी थी वो अप्रूव हो गई है, तो वो 2 से 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई एक ऐसा इंसान नहीं था पूरे ऑफिस में जिसने कभी आरव जी के लिए कुछ गलत कहा हो। सभी के फेवरेट। जी, वो तो उनके एक दोस्त हैं। उन्होंने हमें पहले ही कह दिया। अच्छा, किसने बताया? जी, निशांत ने। निशांत? आईटी डिपार्टमेंट? पर इस नाम का तो कोई इंसान उस डिपार्टमेंट में है ही नहीं। ये सुनकर आद्या का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। सिर से एड़ी तक सिर्फ कंपन। शायद मुझे नाम कुछ गलती से गलत हो गया होगा। आद्या फोन रखती है और बिना एक आवाज किए रसोई में चली जाती है। आद्या रसोई से एक चाकू अपनी साड़ी में छुपा लाती है। निशांत आरव और आद्या की शादी की तस्वीर को गौर से देख रहा था। आद्या आकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है। आप कितने सालों से काम करते थे उनके साथ? यही कुछ 1 साल से। तो आपके अलावा और कोई दोस्त नहीं थे उनके? उनके नाम क्या थे? निशांत एकदम से सुन्न पड़ दिए जाता है। तभी आद्या उसके गले पर आकर चाकू रख देती है। कौन हो तुम? अरे, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया, सिर्फ देखने आया था। क्या देखने आए थे? तुम्हें, आद्या। क्यों? कि तुम वापस यहाँ क्यों आ गई? क्या बोल रहे हो? तुम हो कौन और क्यों उनके दोस्त का नकाब पहने यहाँ आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? नकाब? सिर्फ मैंने थोड़ी पहना है नकाब। तुमने सही कहा था कि मुझे इतनी बातें पता है जो किसी सगे को न पता हो, पर इस सगे भाई को जरूर पता थी। आद्या के हाथ से चाकू छूट जाता है और वो पीछे हो जाती है। गौरव? आद्या पहले तस्वीर में आरव के बगल में खड़े उसके भाई को देखती है और फिर निशांत के असली रूप को। दोनों के भेष हूबहू एक जैसे। ये सब क्यों? ये नकाब क्यों? नकाब? वही तो मैं भी देखने आया था भाभी। भाई, मेरा भाई गया और मुझे सिर्फ खबरें आई, पहले ताऊ जी से कि भाई गुजर गए, कभी हमारे फार्म हाउस के पास रहने वाले कुछ लोगों से कि भाई
आपकी भाभी किसी के साथ यहाँ आई है। उन्हें लगा यहाँ कोई देखेगा नहीं, पर वो ये भूल गई कि वो फार्म हाउस मैंने और भैया ने मिलकर खरीदा था। तुम्हें पता था, शक था, इसलिए यहां आया, गाड़ी खराब की, पर जब आपको देखा तो लगा कि नहीं, सब झूठ था। आपका मंगलसूत्र, आपका सिंदूर, फिर आप उन्हें धोखा कैसे दे सकती है? पर जब गरिमा ने बताया कि उसने आपको किसी और के साथ देखा, तब यकीन हो गया। आद्या सिर से पांव तक कांप रही होती है। तुम कांप क्यों रही हो? तुम्हें थोड़ी डरने की जरूरत है। तुम तो प्यार करती हो ना आरव से, प्राची। आद्या को अचानक मानो किसी सांप ने डस लिया हो। उसके चेहरे का रंग मानो एकदम से फीका पड़ गया हो। प्यार भले ही कितना करती हो तुम आरव से प्राची, पर आद्या नहीं बन सकती। मुझे कैसे पता? यही सोच रही हो ना? जिस आद्या को किताबों का जरा भी शौक न था, उसने अचानक से अपनी बहन की तरह कविता पढ़ना शुरू कर दिया। शक तो मुझे तभी हो गया था जब तुमने कहा कि अब तुम्हारा कृष्ण वंदना करने का मन नहीं करता। और इतना तो मैं भी जानता हूं कि तुम्हारी बहन किसी की सगी हो न हो, भगवान कृष्ण की जरूर है। और यकीन तब हुआ जब तुमने कहा कि तुम्हें पनीर से कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारी जुटवा बहन को दूध की किसी भी चीज से दिक्कत होती थी। मेरे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे पास हैं प्राची। मुझे प्लीज बताओ कि क्या हुआ था मेरे भाई के साथ, और आद्या कहाँ है? कितने वर्षों तक आरव का इंतजार किया। बचपन से यही तो हुआ है, जो भी मुझे पसंद आया उससे भी आया, लेकिन मिला सब कुछ उसे ही। प्राची फूट फूट कर रो पड़ती है। गौरव स्तब्ध खड़ रहा है। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं और उनकी पलकों से आंसू भी चुपचाप उनके गालों पर उतरते रहते हैं। तो भाई अभी वो यहीं है? नहीं। तुम्हारे भाई की मौत सच थी। दफ्तर में दिल का दौरा पड़ा था। वह खबर झूठी नहीं थी। प्राची ने खुलासा किया कि आद्या जीवित थी और उसने ही प्राची को आरव की जिंदगी जीने को कहा। जिस रात गरिमा ने उसे देखा था, आद्या अपने प्रेमी के साथ जा रही थी और उस रात दोनों चुपचाप बैठे रहे। एक नकाबपोश भाई जिसे अपने भाई की सच्चाई पता चल गई थी और एक नकाबपोश बहन जिसे उसकी अपनी कहानी की तकमील मिल गई थी। दरवाजे पर अब कोई दस्तक नहीं थी। बाहर सिर्फ बारिश का संगीत और भीतर एक अमर अनसुलझी प्रेम कहानी की खामोशी थी।